आजादी के बाद भारत देश में पहली बार जाति जनगणना होने जा रही है। ये कोई खैरात या एहसान नहीं है। इस दिन के लिए कई दशकों से सामाजिक न्याय, समाजवाद और संविधान को मानने वाले लोगों ने संघर्ष किया, कुर्बानियां दी, तब जाकर के ये दिन देखने को मिला है। जाति जनगणना यानी राष्ट्र के निर्माण का एक व्यवस्थित कदम। जाति जनगणना यानी केवल जातियों की गिनती नहीं, इस देश का पूरा फुल बॉडी चेकअप, जिसे आप ऐसी जांच कह सकते हैं जिसमें एक एक चीज की जांच हो जाए, किसके पास क्या पहुंचा और किसके पास क्या नहीं पहुंचा। जाति जनगणना जिसका अर्थ यह कतई नहीं है कि केवल जातियों की गिनती होगी, इसका अर्थ यह है कि संसाधन, सत्ता, अवसर, सम्मान, सब कुछ की गिनती होगी। जाति जनगणना जिसका अर्थ यह कतई नहीं है कि केवल ओबीसी को जोड़ लिया जाएगा, यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की गिनती होती थी, अब उसमें ओबीसी भी शामिल होगा। यह जाति जनगणना का अर्थ नहीं है। जाति जनगणना का अर्थ पूरे देश की गणना, सबकी गणना। मगर यह दिन यूं ही नहीं आया, इसे लाया गया। हजारों साल में जाति व्यवस्था जो इस देश को बुनियादी तौर पर बांट देती है, किसी तथागत बुद्ध ने, किसी आजीवक ने, किसी मक्खल पुत्र गोशाल ने, किसी जैन ने, किसी संत कबीर ने, किसी पलटू दादू भीखा बुल्ले शाह बाबा फरीद ने, किसी संत रविदास ने, ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम ने, किसी गुरु घासीदास ने हजारों साल से इस व्यवस्था से लड़ाई लड़ी। कोई दक्षिण में नारायण गुरु पैदा हुआ, पेरियार रामास्वामी नायकर पैदा हुआ, कोई बसवन्ना, कोई अयंकाले हुआ जिसने जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो कोई महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शाहू जी, महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले हुआ। कोई उत्तर भारत में त्रिवेणी संघ बनकर आया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के रूप में आया, समाजवादियों के आंदोलन के रूप में आया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रूप में इस लड़ाई को आगे बढ़ाया गया। एक रिले मशाल की तरह हजारों साल ये लड़ाई क्रांति की ज्योति के साथ जलती आगे ट्रांसफर होती चली गई। जो नायक जाति व्यवस्था को खत्म करके मनुष्य को मनुष्य के बराबर मानने का मानववादी विचार रखता था, वो इस मशाल को आगे बढ़ाता चला गया। कोई त्रिवेणी संघ, अर्जक संघ, कोई कर्पूरी ठाकुर, कोई जगदेव बाबू, तो कोई महामना राम स्वरूप वर्मा, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, पेरिया ललई सिंह यादव ने आगे बढ़ाया। कभी मान्यवर कांशी राम ने आगे बढ़ाया, तो कभी मरहूम नेताजी मुलायम सिंह यादव ने, मरहूम शरद यादव ने, दक्षिण भारत के करुणानिधि ने, रामविलास पासवान ने, नीतीश कुमार ने, लालू प्रसाद यादव ने, तो कभी उस मशाल को मुकाम तक पहुंचाने में किसी राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी की भूमिका रही। तो इस सबके समानांतर अनगिनत संगठनों ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, बाम सेव जैसे संगठनों ने, जनहित अभियान जैसे संगठनों ने, बुद्धिजीवियों ने, प्रोफेसरों ने, छात्रों ने, लेखकों ने, संपादकों ने सड़क से लेकर सदन तक इस लड़ाई को मजबूत किया। मैं सिलसिलेवार थोड़ी सी यात्रा आपके सामने साझा करना चाहता हूं। इतिहास के पन्नों में ले जाकर बहुत पीछे नहीं, केवल 150 साल पहले महाराष्ट्र की जमीन से ज्योतिबा फूले के रूप में अगर हम इस बात को आगे बढ़ाएं, तो उनको जो विरासत मिली वो छत्रपति शाहू जी महाराज से मिली। कोल्हापुर के राजा छत्रपति शाहू जी महाराज, जो शिवाजी के वंशज, 16 जुलाई 1901 को अपने शासन के सरकारी नौकरियों में गैर ब्राह्मण वर्ग के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया। 26 जुलाई 1902 तक व्यवस्थित तौर पर यह आरक्षण लागू हुआ। छत्रपति शाहू जी महाराज पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने इस भारत में व्यवस्थित तौर पर जाति जनगणना करा के आरक्षण भी लागू कर दिया। वैसे तो जनगणना 1861 में शुरू होती है अंग्रेजों के द्वारा, और 1881 से लेकर के लगातार 1931 तक जाति जनगणना होती रहती है।
मगर छत्रपति शाहू जी महाराज उस विरासत को याद करने के लिए पहली कड़ी हैं जिन्होंने यह देखा कि उनके दरबार में 71 उच्च पदों में से 60 ब्राह्मण और 11 ब्राह्मणेतर जातियां थीं। इसी तरह उनके निजी सेवा में 52 में से 45 ब्राह्मण अधिकारी व सिर्फ 7 ब्राह्मणेतर पदाधिकारी थे। यह देखते हुए दरबार में पदों पर समाज के सभी तबकों को प्रतिनिधित्व मुकम्मल करने के लिए उन्होंने अपने दरबार में 50% आरक्षण गैर सवर्णों के लिए लागू कर दिया। छत्रपति शाहू जी महाराज को याद करना जाति जनगणना की लड़ाई का बुनियाद को याद करना है। और याद रहे, शाहू जी के आरक्षण के फैसले का विरोध करने वाले उस जमाने के प्रमुख लोगों के नाम हैं बाल गंगाधर तिलक, रघुनाथ व्यंकाजी सबनवीस, गोपाल कृष्ण गोखले, SM परांजपे, नरहरि चिंतामणि केलकर, दादा साहब खापर्डे, गणपत राव अभ्यंकर और महादेव गोविंद रानाडे। कुछ लोग अपनी जातियां बचाते रहे लेकिन न्याय के योद्धा सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाते रहे। छत्रपति शाहू जी महाराज ने न्याय की मशाल चलाई। ज्योतिबा फूले की गुलामगिरी और सत्यशोधक समाज से वो आगे बढ़ती है और आगे बढ़ करके वो त्रिवेणी संघ 1933 में गठित होता है। शाहाबाद जिले का वो 3 अहिर कुर्मी कोयरी के नेतृत्व में बना ओबीसी का संगठन जो 90% वंचितों की बात करता है। उसी वक्त बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1936 के आसपास तक पहुंचकर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट यानी जाति के विनाश का सपना देख रहे थे। त्रिवेणी संघ से वो शाखा आगे बढ़ कर के ओबीसी, SC, ST माइनॉरिटी के लोगों की एक एकजुटता के साथ जंगे आज़ादी के समानांतर एक हिस्सेदारी की लड़ाई में तब्दील हो रही थी। बैकवर्ड क्लासेस लीग की स्थापना करने में कोई शिवदयाल सिंह चौरसिया तो कोई चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु उत्तर भारत में पिछड़ों को गोलबंद कर रहे थे। कोई RL चंदापुरी से लेकर के कोई बाबा साहब अंबेडकर और पेरियार को उत्तर भारत बुला करके इस ओबीसी, SC, ST की एकता को आगे बढ़ा रहे थे। उस जमाने में फिर त्रिवेणी संघ से अर्जक संघ तक वो शाखा आगे बढ़ती है। महामनाराम स्वरूप वर्मा से लेकर के अमर शहीद जगदेव बाबू तक वो विरासत जब आगे बढ़ती है तो उत्तर भारत में सामाजिक न्याय की धारा मुकम्मल रूप से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपने के साथ मजबूत होती चली जाती है। एक तरफ बाबा साहब की अगुवाई में भारत का संविधान बनना शुरू हो गया तो उसी वक्त दूसरी तरफ समाजवादियों, सोशलिस्टों, दक्षिण भारत में EV रामास्वामी नायकर, पेरियार के आंदोलनों से पिछड़ों की राजनीतिक गोलबंदी मजबूत होती चली गई। बैकवर्ड क्लासेस लीग और पेरियार को अगर आप जोड़ेंगे नहीं तो आप इस पिछड़ों की लड़ाई को नहीं जोड़ पाएंगे। उस लड़ाई को व्यवस्थित धार देते हुए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का वो प्रसिद्ध नारा दिया कि सन सोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। उस नारे को बाद के दिनों में सामाजिक न्याय के पुरोधाओं ने, जगदेव बाबू ने, कर्पूरी ठाकुर जैसे लोगों ने व्यवस्थित किया कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। 1950 में बाबा साहब का संविधान लागू हो गया। 1951 में इस देश ने यह फैसला लिया कि चूंकि हम जातिवाद को खत्म करना चाहते हैं इसलिए गिनती नहीं करेंगे जातियों की। मगर ये देश भूल गया कि उस समय सांप्रदायिकता की आग में जल रहा था लेकिन धर्म गिन रहा था। वो भाषा के नाम पर राज्यों में बंटवारा देख रहा था मगर वो भाषा गिन रहा था। वो सब कुछ गिन रहा था मगर जातियां नहीं गिनी। अनुच्छेद 340 के मुताबिक जब पहला ओबीसी कमीशन बनता है जिसका नाम काका कालेलकर कमीशन होता है, उस काका कालेलकर कमीशन ने भी रिकमेंडेशन की कि आप 1931 की जनगणना के मुताबिक ओबीसी यानी पिछड़े वर्गों की न पहचान कर सकते हैं न उनको हिस्सा दिला सकते हैं, इसलिए तत्काल जाति जनगणना होनी चाहिए। 1960 तक जाते जाते पूरे देश में सोशलिस्ट मूवमेंट मजबूत होता चला गया। कोई बिहार में कर्पूरी ठाकुर नाई समाज का बेटा ओबीसी आरक्षण लागू करना शुरू कर दिया और 1970-77 तक आते आते कोई राम नरेश यादव उत्तर प्रदेश में 14% ओबीसी को आरक्षण देने लगा। दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग उसी वक्त बना जिसका नाम था मंडल कमीशन। 1980 में उसकी रिपोर्ट आ गई जिसने यह संस्तुति कि बिना जाति जनगणना के इस देश में सबको सबके हिस्से का हक नहीं दिया जा सकता, इसलिए तत्काल जाति जनगणना हो। जब तक जाति जनगणना नहीं होती है तब तक वो 40 सिफारिशें करता है कि इस देश के पिछड़ों को उनका हिस्सा मिले।
मगर वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं हो पाई। कर्पूरी ठाकुर और रामनरेश यादव ने उत्तर भारत में जो कोशिश की उसके लिए उन्हें गालियां पड़ी। MA BA पास करेंगे, कर्पूरिया को बांस करेंगे से लेकर के आरक्षण कहां से आई, कर्पूरिया के मां, और उसके बाद बहुत गंदी गाली दी गई। रामनरेश यादव उत्तर प्रदेश में इसके लागू करने की गाली सुन रहे थे कि दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश, बार बनावे कर्पूरी और भैंस चरावे रामनरेश। 1982-83 के वक्त में दक्षिण भारत में DMK की अगुवाई कर रहे करुणानिधि दिल्ली तक आंदोलन करते हैं, तमिलनाडु बंद करते हैं कि मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया जाए। मगर 1984 में इंदिरा गांधी के असामयिक मौत के बाद वो मांग थोड़ी पीछे चली गई, लेकिन 1985-86 से फिर से पूरे देश में मंडल कमीशन लागू करो, OBC को उनका हक दिलाओ, जाति जनगणना करो जैसे मुद्दों पर फिर से गोलबंदी शुरू हो गई। एक तरफ विश्वनाथ प्रताप सिंह की अगुवाई में देश राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है के नारे लगा रहा था। एक तरफ समाजवादियों का कुनबा मजबूत हो रहा था, जनता दल बिखराव के साथ भी मुद्दों पर मजबूत होता जा रहा था। तो कोई मान्यवर कांशीराम बाम से पर DS4 की लड़ाई को आगे बढ़ाकर बहुजन समाज पार्टी के रूप में उसे मजबूत करते हुए मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो के नारों तक पहुंचते जाते दिख रहे थे। 1989 और 90 के वक्त तक मंडल आंदोलन इतना मजबूत हो चुका था कि संयुक्त मोर्चा के घोषणा पत्र में भी मंडल लागू करने और जाति जनगणना कराने का वादा था। बहुजन समाज पार्टी का दबाव था, समाजवादी धड़े जो उस समय बने थे उनका दबाव था, और विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल की एक सिफारिश लागू कर दी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान लागू होने के बाद यह दूसरा दिन था जिसने आजाद भारत का कायाकल्प कर दिया। उसके बाद मंडल की एक सिफारिश लागू हुई, पूरे देश में आग लगा दी गई। आग लगाने वाले ये कहते रहे कि आरक्षण देश को बर्बाद कर देगा, देश जातियों में बढ़ जाएगा, मगर वो उन आंकड़ों को कभी नहीं सार्वजनिक होते देख रहे थे जिन आंकड़ों में इस देश की 90% आबादी देश चलाने में कहीं नहीं थी। 1992-93 के आसपास जब भारत की आबादी 83.9 करोड़ थी तो सरकारी नौकरियों की संख्या 1.95 करोड़ थी, यानी हर 43 आदमी में से एक व्यक्ति सरकारी नौकरी करता था। इसे बढ़ाने की बजाय सरकारें घटाती चली गईं। 2017 में भारत की आबादी 130 करोड़ और सरकारी नौकरियों में 1.76 करोड़ ही रह गए, और जिनमें से 90% बहुजनों का हिस्सा 10% तक नहीं हो पाया। जब यह अदालत में चला गया मामला तो रामविलास पासवान जंतर मंतर पर आंदोलन करने बैठ गए कि मंडल कमीशन को लागू होना चाहिए, तो दूसरी तरफ शरद यादव मंडल रथ लेकर निकल गए। जो लोग मंडल के विरोध में कमंडल लेकर निकले थे, सड़कों पर आगजनी कर रहे थे, मीडिया में बैठकर जहर बो रहे थे और सरकार को अस्थिर करके गिरा रहे थे कि वो OBC को उनका हक दे रही है, वो आज जाति जनगणना के क्रेडिट लेना चाहते हैं। एम्स से लेकर के दिल्ली विश्वविद्यालय तक मंडल विरोधी आंदोलनों का गढ़ बन गया था, और उस समय चुनिंदा दलित पिछड़े लड़ रहे थे और वो क्रांति चौक बना करके दिल्ली विश्वविद्यालय पर आरक्षण विरोधियों का सामना कर रहे थे। यह दिन उन सब की कुर्बानियों से आया है। उस दिन में कोई मुलायम सिंह यादव, कोई लालू यादव, कोई शरद यादव, कोई रामविलास पासवान, कोई नीतीश कुमार खड़े होकर के करुणानिधि के साथ उस मंडल कमीशन और जाति जनगणना की लड़ाई को आगे बढ़ा रहे थे। 1996 से 1998 के बीच जब संयुक्त मोर्चा और समाजवादी खेमे की सरकार बनती है तो HD देवगौड़ा के नेतृत्व में यह फैसला ले लेती है कि 2001 की जनगणना में जाति जनगणना होगी। लेकिन जैसे ही 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनती है, वो 2001 में जाति जनगणना के फैसले को रद्द कर देती है। वो लोग आज क्रेडिट ले रहे हैं। वक्त बदलता है, इतिहास करवट लेता चला गया। जाति जनगणना की मांग सड़क तक चलती चली गई कि जब तक आप एक्सरे नहीं करोगे तब तक कैसे सबको न्याय और हिस्सा मिलेगा। 2010 तक आते आते ये एक अखिल भारतीय आंदोलन का स्वरूप लेने लगा था। पुराने लोगों के संघर्षों को नए लोग आगे बढ़ाने लगे थे। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अब जाति जनगणना पर कोई जनहित अभियान के राजनारायण से लेकर के तमाम सोशलिस्ट मूवमेंट के लोग आंदोलन करने लगे थे। दिल्ली की सड़कों पर जो आवाज थी वो 2010 तक दिल्ली के सदन में गूंजने लगी थी। 2010 के इन भाषणों को गौर से सुनिएगा। हुकुमदेव नारायण यादव से लेकर गोपीनाथ मुंडे, नीतीश कुमार से लेकर के लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव से लेकर के शरद यादव, सब एक राय होकर के जाति जनगणना 2011 में कराने के लिए समर्पित थे।
और 27 वर्ष से पिछड़ी जाति के लोगों को आरक्षण मिला हुआ है। सरकार जो है, कोई सरकार रही हो, इस सरकार से भी प्रधानमंत्री से लेकर सब लोगों को मैंने पत्र लिख करके कहा कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, आपके बैंक में, पब्लिक सेक्टर में, सारे देश में जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं उनमें कहीं एलाइड सर्विस को छोड़कर के कहीं जो रिजर्वेशन है उसका इतना बैकलॉग है, उसके किस्से और उसकी कहानी नहीं कही जा सकती। एक अमेरिका है जहां अफर्मेटिव एक्शन हुआ है 0.5% भी कम नहीं है। एक हम लोग हैं कि सरकार को इस बैकलॉग को पूरा करना चाहिए, जो सबसे बड़ी ड्यूटी है, सबसे बड़ा आपका फर्ज है। ये काम जो है वो किसी तरह से अभी 150 नौजवान बच्चे अभी एलाइड सर्विस में पास हुए, इंटरव्यू हुआ, एग्जाम हुआ, और वहां बैठे हुए लोग जो है एक भी वीकर सेक्शन का आदमी नहीं होता, चाहे शेड्यूल कास्ट हो, चाहे शेड्यूल ट्राइब हो, और चाहे बैकवर्ड क्लास का आदमी, सब मुट्ठी भर लोगों के बीच में वहां होते हैं। 150 बच्चों को फिर दे दिया कि जाकर के इनकी आमदनी पता लगाओ। वो कोर्ट में गए, सरकार के मंत्री से मैंने कहा, यानी मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि ये जो एक तरह से कदम ताल जो की जाती है, देश भर में ऐसा मैसेज दिया जाता है कि बहुत कुछ काम हो रहा है। हिंदुस्तान की 80% आबादी है, लेकिन इस 80% आबादी का अभी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में 27% अर्जुन सिंह, जो आपकी यूपीए की सरकार थी, उसने रिजर्वेशन दिया एजुकेशन में। पैसा भी चला गया भारत सरकार से, बड़े पैमाने पर सरकार ने वहां पैसा दिया कि 27% पूरा करने के लिए आपको और पैसा दिया जाता है। सीटें कम की जा रही हैं, यानी 100 की जगह 5, 3, 2, यानी वीकर सेक्शन के लोग जो आ जाते थे। आधार पर गरीबी है, वो पिछड़े हैं जो गांवों में रहते, जिनको पीने का पानी नहीं, जिनको सड़क नहीं, बिजली देखा नहीं, जिनको तन पर पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है, ये लोग पिछड़े हुए। अब 63 साल के आजादी के बाद भी आप उनको न्याय नहीं देना चाहते हैं। जनगणना में ओबीसी का जनगणना में नहीं करना, ओबीसी को जस्टिस, सोशल जस्टिस न करना। इस देश में 1931 में जात के आधार पर जनगणना हुई थी, कास्ट सेंसस हुआ था। उसके बाद से कास्ट सेंसस नहीं हुआ है। आज हर जाति दावा करती है कि मेरी आबादी इतनी है, मेरा ये इतना प्रतिशत है। इसलिए एक बार इस देश में जाति के आधार पर जनगणना हो जानी चाहिए, और जात के आधार पर जनगणना करने के पश्चात जितनी भी जातियां इस देश में बसती है, सबको आबादी के हिसाब से आरक्षण दे दिया जाना चाहिए। मुलायम सिंह जी को कैबिनेट में भी ये सवाल आया था, जो सुना है कैबिनेट की बात है, हम तो नहीं कह सकते। कैबिनेट में भी ये सही है कि कुछ लोगों को एतराज था, लेकिन मेजॉरिटी ने ये स्वीकार किया कि जातवाद जनगणना होना चाहिए। और जब आरक्षण हुआ है तो जातवाद हुआ है। दिक्कत क्या है? प्रधानमंत्री ने भी आश्वासन दिया है, और प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर सदन के अंदर आश्वासन दे दिया कि हम इस पर इसी तरह से करेंगे। और उसके बाद मिलकर के भी हमने नेता सदन से भी प्रार्थना की थी, नेता सदन भी सहमत हो गए थे। फिर वजह क्या हो गई बीच में, ये मैं नहीं जानना चाहता हूं कि जब नेता सदन प्रधानमंत्री जी कोई बात कह दें तो मैं पूछना चाहता हूं कि इस पार्टी में किसी का विरोध नहीं हो सकता प्रधानमंत्री जी का और नेता सदन का। तो ये कहाँ मामला अटका हुआ है और क्यों अटका हुआ है, ये हम सदन के अंदर ही नेता सदन से जानना चाहते हैं। ये लड़ाई राजपाट की है। हमारा राजपाट मुट्ठी भर लोगों ने हजारों साल से छीना हुआ है। ये राजपाट हमें वापस लेना है। तो ये राजपाट की लड़ाई है, ये हमें किसी की मेहरबानी से नहीं लेना है, किसी को अपील करने से नहीं मिलेगा। ये हमें अपनी शक्ति के आधार पर लेना होगा। पूरा सदन, क्या बीजेपी हो, जदयू हो, कांग्रेस पार्टी के लोग, एसपी मुलायम सिंह यादव जी, सारे लोग, कोई रिजर्वेशन नहीं मांग रहे हैं। हम लोग कोई बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं यहाँ पर। लेकिन जाति प्रमाण पत्र आप देते हैं लड़कों को, बच्चों को सेवाओं में जाने के लिए।
जाति है, रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स में भी है। और जब भी कोई बात सवाल उठता है दबे कुचले पिछड़े वर्गों को, और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का भी जनसंख्या बढ़ा है 31 के बाद, तो हम अंदाज पर काम कर रहे हैं इस देश में। मुझे मालूम है, मुझे बताया गया है कि मौजूदा होम मिनिस्टर ने लिखा था, संक्षेप में कीजिए ना, होम डिपार्टमेंट को, मंत्री को, कि जातीय आधार पर कराइए सेंसस, लेकिन किस कारण से इनको चिट्ठी वापस लेना पड़ा। इसलिए हमारे दल का, हमारी पुरजोर मांग है कि आप पूरे देश में जातियों का जनगणना जातीय आधार पर कराइए। अंडर ब्रैकेट कास्ट आप लिखिए। कास्ट तो है, रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स में है, सब जगह है, ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि हमारी संख्या क्या है। इन तमाम भाषणों के बाद सर्वसम्मत तो बन गई, मगर कांग्रेस की गलतियों के चलते 2011 में सेंसस एक्ट के तहत जनगणना नहीं होती है। वो जाति और आर्थिक सर्वे कराने की तरफ चले गए और देश के साथ एक धोखा हो गया। उसके बाद 2015-16 तक जब अरुण जेटली वित्त मंत्री होते हैं, बीजेपी की केंद्र में सरकार होती है, तो वो आर्थिक आंकड़े तो जारी करते हैं मगर सामाजिक आंकड़े जारी नहीं करते। इसके चलते देश के साथ सबसे बड़ा धोखा हो जाता है। 2018 के आसपास तक राजनाथ सिंह एक तरफ ये कहते सुनाई देते हैं कि हम जाति जनगणना कराएंगे 2021 में, 2019 तक फिर कोई और बोलने लगता है कि हम जाति जनगणना नहीं कराएंगे। 2020 के आसपास तक कोरोना आ जाता है और उस समय गोबर से इलाज करने का प्रयास थाली ताली बजाने और दिवाली मनाने तक चला जाता है। जनगणना पीछे छूट जाती है, इसलिए जाति जनगणना की मांग हाशिए पर दब जाती है। लेकिन 2020, 21, 22, 23, 24 तक उत्तर भारत ही नहीं पूरे देश में जाति जनगणना को केंद्रीय मुद्दा बनाना, मंडल आंदोलन और सामाजिक न्याय को केंद्रीय मुद्दा बनाना नई राजनीतिक धड़ों का हाथ में था और उस मशाल को इन लोगों ने कायदे से जलाया, जिनका नाम अखिलेश यादव है, जिनका नाम तेजस्वी प्रसाद यादव है, जिनका नाम आदरणीय मायावती जी है और जिनका नाम राहुल गांधी है, जिन्होंने पूरे देश के नैरेटिव को बदल कर रख दिया। 2024 में एक पार्टी कह रही थी कि अब की बार 400 पार ताकि संविधान बदलना है। जो 2024 के चुनाव तक कई इंटरव्यू दे रहे थे, पिछली वीडियो अगर आपने मेरी न देखी हो तो देखिएगा कि मेरे लिए तो जाति केवल है ही गरीब अमीर, मेरे लिए केवल जाति महिला पुरुष, मेरे लिए कोई और जाति है ही नहीं। जाति जनगणना को लोग जातिवाद बढ़ाने से जोड़ने लगे। मीडिया में खबरें चलने लगी, योगी आदित्यनाथ से लेकर के तमाम मुख्यमंत्री बयान देने लगे कि ये तो घोर अनर्थ हो जाएगा अगर जाति जनगणना हो गई। ये हिंदुओं को तोड़ने की साजिश है, हिंदू बर्बाद हो जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा, आरक्षण बर्बाद सब कर देगा, आरक्षण खत्म होना चाहिए, जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए। ऐसी तमाम चीजें करते करते अचानक जब उन्हें यह समझ में आया कि अब इस देश में सामाजिक न्याय के बिना कोई रास्ता नहीं है, तब उन्होंने जाति जनगणना को कराने का फैसला लिया। आजाद भारत में संविधान लागू होने वाले दिन के बाद, मंडल कमीशन लागू होने वाले दिन के बाद यह तीसरी परिघटना थी जब जाति जनगणना का फैसला लिया गया। इस देश के इतिहास को याद रखिएगा, 1990 में जब मंडल की एक सिफारिश लागू की विश्वनाथ प्रताप सिंह ने, तब उसके विरोध में सड़कों पर कौन थे। 2006 में जब मंडल की दूसरी सिफारिश लागू की यूपीए 1 में अर्जुन सिंह ने, तब उनके खिलाफ सड़कों पर कौन थे, किसने लेख लिखा, किसने क्या किया, वो सारे बयानात आपको सुनने चाहिए। इस इतिहास को जानने के बाद आप भी कहेंगे कि ये संघर्षों से हासिल हुआ है, ये कुर्बानियों से हासिल हुआ है, ये लड़कर लिया गया है, हजारों अनगिनत लोगों की मेहनत है, लाखों लोगों का इसमें योगदान है, तब जाकर ये दिन मिला है। किसी ने खैरात और एहसान में नहीं दिया है। लड़कर, गालियां सुनकर, अपमान सहकर भारत को बनाने का यह दिन आके आया। मगर अभी याद रहे, सफर अधूरा है। कहीं केवल ओबीसी को न गिन लिया जाए, कहीं आंकड़ों को गलती से ऐसा न कर दिया जाए कि उसका कोई फायदा ना हो, कहीं उसका दुरुपयोग न कर लिया जाए, कहीं उसको किसी ऐसी चीज में न कर दिया जाए जिसका कोई लाभ न मिले। इसलिए जागते रहिएगा। ये बात हम कबीर को याद करते हुए कहेंगे कि मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे, तू कहता कागज के लेखी, मैं कहता आंखन की देखी, मैं चाहता सुलझावन हारी, तू देता उलझाई रे, और मैं चाहता हूं जागत रहियो,
तू कहता है सोई रे, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे। आज का दिन उन सबको सलाम करने का है जिनके संघर्षों के बाद यह दिन देखने को मिला। उसमें हमारे जैसे लोगों को भी आप धन्यवाद कह सकते हैं, जिन्होंने जाने कब से देश भर के हर मंच पर लेख लिखकर, भाषण देकर, आलोचना सहकर, नौकरी गंवाकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाया। हमारे जैसे बहुतों ने यह लड़ाई लड़ी। हम सब के साझा संघर्ष से यह हासिल हुआ है, यह अर्जित हुआ है। खैरात या एहसान नहीं है, यह हक है। और अभी आगाज है, अंजाम तक की लड़ाई जारी रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे गांव-गांव तक पहुंचाइए ताकि लोग अपने इतिहास को जानें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे इतिहास की कुछ और जरूरी बातों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।